एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, या जिसको हम अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के नाम से ही जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी स्थापना विश्व में एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। ठीक है, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 44 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भाग लिया था। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में जैसे 1930 के दशक में आर्थिक मंदी की स्थिति आई थी, ग्रेट डिप्रेशन, और उस मंदी की स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ गई थी। साथ ही साथ जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसके बाद में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तरह से अव्यवस्था हो गई थी। विदेशी विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और सब देशों ने उस समय अनुभव किया था कि हमें एक ऐसी प्रणाली की खोज करनी चाहिए जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मौद्रिक सहयोग कर सकें एक तरह से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना की जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर जुलाई 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर, ब्रेटन वुड्स एक स्थान है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुई थी, जिसमें 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और काफी विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो भुगतान है उसको सरल बनाने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना की थी, या दो संस्थाओं की उस समय स्थापना की घोषणा की गई थी। एक तो हमारा था भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF की जो स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि विभिन्न देशों का जो भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में है, तो उसको दूर करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जाए। ठीक है, जो मुख्य रूप से IMF की स्थापना की गई थी। और दूसरी स्थिति थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उस विश्व युद्ध से अर्थव्यवस्था में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है उसको दूर किया जाए, और साथ ही साथ जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, जो अविकसित राष्ट्र हैं, उनको अपना विकास करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी की जो आवश्यकता है उस जरूरत को पूरा किया जाए। तो दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता को दूर करने के लिए विश्व बैंक, ठीक है, IBRD की स्थापना की गई थी। तो ये जो स्थापना है, विश्व बैंक की जो स्थापना है, वो कब हुई थी? 1945 में। और इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया था वो कब से किया है? जून 1946 में। इसका एक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट। तो वर्तमान समय में इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अमेरिका के डेविड मालपास। ठीक है, और अध्यक्ष का जो प्रस्ताव है, अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, मनोनयन, वो किसके द्वारा किया जाता है? जिस राष्ट्र के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर, मतलब जो सबसे ज्यादा अंशधारक होता है, जिसके शेयर सबसे ज्यादा होते हैं। तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो अंशधारक हैं वो कौन सा देश है? अमेरिका है। इसलिए जो भी अध्यक्ष चुना जाता है वो सबसे ज्यादा शेयर वाले प्रस्तावक के द्वारा चुना जाता है, या उसके द्वारा मनोनीत किया जाता है कि नहीं, मतलब चुनने का जो काम है वो वहाँ का जो बोर्ड होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, उनके द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम अभी के अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, अप्रैल 2019 से बने हैं डेविड मालपास, ये 13वें अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो 12 अध्यक्ष बने हैं वो सारे भी अमेरिका के हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक इसमें जो अंश हैं, सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका रहा है? अमेरिका का रहा है। अभी भी जैसे लगभग 17% के आसपास उसका जो शेयर है वो सर्वाधिक है, इसलिए उसके द्वारा अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। तभी जो ट्रम्प प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है, उन्होंने 13वें अध्यक्ष के रूप में डेविड मालपास का नाम प्रस्तावित किया था, और फिर इनको बाद में जो वहाँ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके द्वारा इनको चुना गया है। ठीक है, तो अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मालपास। इसका जो मुख्यालय है विश्व बैंक का, वो कहाँ पे? वो भी अमेरिका में है, वॉशिंगटन DC में। अब देखिए, जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं और विश्व बैंक समूह की बात करते हैं, तो विश्व बैंक जो है वो विश्व बैंक समूह का ही एक भाग है। मतलब विश्व बैंक समूह, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हम बात करते हैं, उसमें एक तो विश्व बैंक आता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आता है, IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, ICSID, और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, MIGA। ये पांचों जो संस्थाएं हैं वो विश्व बैंक समूह के अंतर्गत आती हैं।
इन की स्थापना क्यों की गई उसको भी हम साथ साथ में अभी देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में जैसे ये जो अन्य संस्थाएं, ठीक है, जिसको विश्व बैंक समूह कहा जाता है, तो विश्व बैंक समूह में ये सारी संस्थाएं विश्व बैंक, आईएफसी, आईडीए, आईसीएसआईडी और एमआईजीए, इन सभी को कहा जाता है। इन सभी को मिला के विश्व बैंक समूह कहा जाता है। तो विश्व बैंक के बारे में तो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है आईएफसी, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1956 में, और स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जो है उसकी स्थापना भी 1960 में की गई, और इन दोनों की जब स्थापना की गई थी तो स्थापना से ही भारत इसका सदस्य रहा है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो है उसमें अभी जैसे 184 इसके सदस्य देश हैं, और इसका जो मुख्य कार्य वो क्या करता है कि विकासशील देश हैं उसमें निजी क्षेत्रों को अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो उनको ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। जो कंपनियां हैं या जो वित्तीय संस्थान हैं उनको ये सहायता देने का कार्य करता है, ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था में रोजगार हैं, कर राजस्व हैं, इन सभी में वृद्धि हो, साथ ही साथ जो पर्यावरण की है स्थिति है उसमें भी एक तरह से सुधार हो। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी 1956 से कार्य कर रहा है। दूसरा जो संगठन हमारा है वो है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और भारत भी इसका सदस्य स्थापना से ही रहा है। वर्तमान में इसके जैसे 173 सदस्य राष्ट्र हैं, और ये मुख्य रूप से क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा गरीब राष्ट्र हैं उनकी मदद करता है। मुख्य रूप से जो अफ्रीकी देश हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो उनको ये सहायता करने का काम करता है। ये किसी भी देश में लोगों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए प्रयास करता है, उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनुदान देने का काम करता है। साथ ही साथ जैसे किसी भी देश में समानता, आर्थिक विकास, जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं जैसे स्वच्छता के बारे में हो सकता है या कृषि से संबंधित सहायता हो सकती है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो सहायता है वो आईडीए के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। उसके बाद में हमारा है अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। ये मुख्य रूप से क्या करता है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में अगर निवेश को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको दूर करने का काम करता है, उसको दूर करने में एक तरह से मध्यस्थता करता है। लेकिन ये एक तरह से ऐच्छिक, इसकी जो सदस्यता है वो ऐच्छिक होती है, ठीक है, और भारत इसका जो वो अभी तक सदस्य नहीं बना है, क्योंकि भारत का मानना है कि इसके कुछ जो प्रावधान है वो उसके विरुद्ध है। मतलब इसका भारत का मानना है कि जो इसके प्रावधान है वो विकसित देशों के पक्ष में है, इसलिए भारत जो है वो आईसीएसआईडी इस संगठन का सदस्य नहीं है। और अंतिम हमारा वो है संगठन बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण माइगा, MIGA। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1988 में, और इसके वर्तमान में जैसे 179 कंट्रीज जो हैं वो सदस्य हैं, और मुख्य रूप से इसका जो कार्य है वो जो निवेशक हैं उनको सुरक्षा देने का कार्य करता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार की जोखिम होती हैं, चाहे वो युद्ध हैं, आतंकवाद से संबंधित हो सकती हैं, या किसी प्रकार का कोई जैसे देशों के बीच में, सदस्य देशों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध का अगर कोई उल्लंघन कर देता है या नागरिक उपद्रव होता है, तो इस प्रकार का जो समस्या उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए प्रयास करता है। और साथ ही साथ जो विकासशील देश होते हैं उसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो FDI हैं उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। और भारत इसका जो सदस्य बना है वो कब बना था? 1994 में, ठीक है। इसकी जो स्थापना वो कब हुई थी? 88 में, और भारत इसका जो सदस्य बना है वो कब बना है? 1994 में। अब इनमें से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते हैं, निम्न में से भारत किस का सदस्य नहीं है? तो विश्व बैंक का सदस्य हैं, IFC का सदस्य हैं, IDA का भी सदस्य हैं, और MIGA इन चारों का सदस्य हैं। ICSID अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का सदस्य नहीं है। एक तो ऐसा पूछ सकते हैं। दूसरा ऐसा आ सकता है कि निम्न में से विश्व बैंक समूह में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से 3 तो इनमें से इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जैसे दे दिया हमको IFC हैं, दूसरा ऑप्शन दे दिया IDA दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया MIGA, और चौथा ऑप्शन हमको और कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व बैंक समूह में कौन कौन से संगठन सम्मिलित हैं।
अब नेक्स्ट हमारा है कि विश्व बैंक की जो स्थापना है वो क्यों की गई। विश्व बैंक की स्थापना के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है पुनर्निर्माण और विकास। जैसे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है उनकी हालत एक तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा था और युद्ध होने से उनकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई। या कुछ देश जैसे पिछड़े हुए थे, तो उनको एक तरह से आर्थिक विकास में मदद देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और पुनर्निर्माण, अगर किसी देश की हालत अगर युद्धकालीन समय में अगर उसकी अर्थव्यवस्था अगर पिछड़ गए हैं तो उसको मतलब सुधारने के लिए, उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है गरीबी दूर करना। विश्व बैंक की जो स्थापना की गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी दूर करना। अगर इसका हम समझौता पत्र देखें तो उसमें बताया गया है कि विश्व में जैसे 2030 तक जो गरीबी के स्तर हैं उसमें कमी लाकर इसको 3% तक करने का बात कही गई है। और साथ ही साथ ये जो विश्व बैंक है उसका प्रयास रहता है कि सभी देशों में जो गरीब जनसंख्या है उन कुल जनसंख्या में जो निम्नतम जिनकी आय 40%, मतलब 40% जनसंख्या जिनकी आय कम है, उनकी आय में वृद्धि के लिए भी ये प्रयास करता है। नेक्स्ट इसकी स्थापना का उद्देश्य वो है पूंजी विनियोजन, मतलब अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने के लिए ये निजी उद्योगपति को भी पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो विश्व बैंक भी उन उद्योगपतियों के साथ में अपनी पूंजी का विनियोग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन। किसी देश का भुगतान संतुलन अगर विपक्ष में होता है, प्रतिकूल होता है, तो ऐसी स्थिति में उस देश का भुगतान संतुलन अनुकूल लाने के लिए ये अल्प विकसित देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं जिनका भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति है, तो उनमें उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयास करता है। ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था में लोगों का जो रहन सहन का स्तर है, जीवन स्तर है, उसमें सुधार हो सके और भुगतान संतुलन जो व्यवस्थित हो जाए एक तरह से, ठीक है, संतुलन की स्थिति में आ जाए। नेक्स्ट है पूंजी की व्यवस्था। जो विश्व बैंक है उसके द्वारा जो भी इसके सदस्य देश हैं उसके लिए ये पूंजी की व्यवस्था करता है, आवश्यकता पड़ने पर पूंजी की ये व्यवस्था करता है और अगर जरूरत पड़ती थी ये खुद भी क्या करता है, निवेश करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है शांतिकालीन अर्थव्यवस्था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि विश्व बैंक की जो स्थापना है वो किस कारण से हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो गई थी और लोगों ने, जो देश थे उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे देश के जो आयात निर्यात थे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसी स्थिति में उस समय आवश्यक था कि विभिन्न देशों के बीच में एक तरह से सामंजस्य बिठाया जाए। तो जो भी देश युद्ध से पीड़ित थे उनकी अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए विश्व बैंक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, तो ये सारे इसके उद्देश्य थे। इन सभी उद्देश्यों को लेकर विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक वो है विश्व बैंक का संगठन और प्रबंधन। विश्व बैंक जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अगर हम इसके सदस्यता की बात करते हैं तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले किसी भी देश को IMF, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी सदस्यता लेना अनिवार्य है। जो देश IMF का सदस्य होता है वो विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। और वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं 2019 के अनुसार, तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 189। अभी 189 देश जो हैं वो प्रेजेंट में इसके मेंबर हैं विश्व बैंक के। दूसरा है इसकी पूंजी कैपिटल। तो जो विश्व बैंक है उसकी जो पूंजी है वो इसके जो भी सदस्य देश हैं उनके विभिन्न अंशों में विभक्त हैं। अलग अलग अंश निर्धारित किया गया है, कोटा निर्धारित किया गया है। जो भी सदस्य इसकी सदस्यता लेता है तो उस समय उसका अंश निर्धारित कर दिया जाता है। और वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा शेयर धारक है, इसका जो अंश धारक है, शेयर होल्डर, वो कौन है, अमेरिका। अभी इसकी जो कुल पूंजी उसमें अमेरिका का कितना हिस्सा है, 16.37%, 2019 के अनुसार हम देख रहे हैं। और भारत का जो अंश है वो कितना है, 3.1।
जैसे 2018 तक भारत का जो अंश था वो कितना था, 2.7% के आसपास ही था, और अमेरिका का जो अंश था उस समय ज़्यादा था, 17.3% के आसपास था। लेकिन अभी 2019 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो विश्व बैंक की पूंजी में अमेरिका का जो हिस्सा है वो कितना है, 16.3%। और शुरू से जब इसकी स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक अमेरिका का जो अंश है वो विश्व बैंक में सबसे ज़्यादा रहा है, और इसी कारण इसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो अमेरिका के द्वारा ही चुना जाता है, अमेरिका के द्वारा मनोनीत किया जाता है, कहने का मतलब। फिर इसकी स्थापना के समय जो इसकी अधिकृत पूंजी थी, ऑथोराइज कैपिटल, वो कितनी थी, $10 बिलियन के आसपास थी, $10 बिलियन, और जो 1-1 लाख के 1 लाख अंशों में विभाजित थी। और वर्तमान समय में अगर हम इसकी पूंजी देखते हैं तो वर्तमान समय में इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो बढ़कर कितनी हो गई है, $27 बिलियन। मतलब इसकी जो पूंजी है वो समय समय पर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पूंजी में वृद्धि के लिए कंडीशन है कि इसकी जो पूंजी है उसमें वृद्धि कब की जा सकती है, जब इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें से इनको 3/4 बहुमत हासिल हो जाए, 75% अगर बहुमत मिल जाता है तो इसकी जो पूंजी है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मताधिकार की बात करें, ठीक है, वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर जो है वो प्रत्येक देश का, इसमें जो भी शेयर होता है, जो भी इसका अंशदान होता है, उस अंशदान की राशि पर निर्भर करता है। विभिन्न देशों द्वारा जो भी वोट इसको दिया जा सकता है, जो भी अध्यक्ष का या चुनाव किया जाता है, तो उसमें वोट की अगर हम बात करें मत की, तो मत के लिए क्या जरूरी है, विभिन्न देशों का जो अंशदान है वो कितना है, और उसी अंशदान के ऊपर वोट या मत जो होता है वो निर्धारित होता है। कोई भी देश जो है वो 250 से भी ज़्यादा शेयरों की सदस्यता ले सकता है, और प्रत्येक $1 लाख के अंशदान से वो एक अतिरिक्त वोट भी खरीद सकता है। इस तरीके से अगर कोई देश अपना अंशदान बढ़ाना चाहता है तो अंशदान बढ़ाने के लिए उसको जो भी निर्धारित राशि है वो वहाँ पे जमा करानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है, तभी वो अपना वोट पावर जो है उसको बढ़ा सकता है। तो ये हो गया उसका मताधिकार। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व बैंक का संगठन किस प्रकार का है, ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व बैंक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में 2019 में विश्व बैंक में जैसे 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड में 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो विश्व बैंक में काम करते हैं, और पूरे विश्व में इसके जो ऑफिस हैं वो 120 से भी ज़्यादा हैं, 120 से भी ज़्यादा ऑफिस हैं, और काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं, 10,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो विश्व बैंक के कार्य को देखते हैं। अब देखिए इसके जो संगठन है उसमें हम एक प्रशासक मंडल होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर और एक स्थानापन्न गवर्नर होता है, जो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ये होता है प्रशासक मंडल, और इसकी जो शक्तियां हैं वो किसको सौंप दी गई हैं, प्रशासकीय निदेशक मंडल को। दैनिक जीवन के दैनिक जो कार्य हैं उसका संचालन करने के लिए एक कार्यकारी मंडल होता है, जिसमें वर्तमान में 2019 के अनुसार 25 सदस्य हैं, और 5 सदस्य जो हैं वो सबसे अधिक अभ्यंश वाले देशों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिनका सबसे ज़्यादा शेयर है उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष का जो चुनाव है वो भी इन्हीं कर्मचारियों, जो 25 सदस्य हैं, इनके द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अभी जैसे वर्तमान में हमने अध्यक्ष देखे थे, अभी वर्तमान में जैसे 2019 में अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। तो इनके जो अध्यक्ष होता है वर्ल्ड बैंक का, उनका चुनाव इन्हीं सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सलाहकार परिषद हैं। विश्व बैंक के जो कार्य हैं उनको संपन्न करने के लिए एक सलाहकार परिषद होती हैं, जो समय समय पर इनको सलाह देती हैं। और सलाहकार परिषद में जो विश्व बैंक है उसके कम से कम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। 7 सदस्य मिलकर एक सलाह परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं, और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, व्यापार से संबंधित, या उद्योग क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, या श्रम से संबंधित, कृषि से संबंधित, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, और उनका एक समूह होता है, ठीक है, जिसको हम सलाहकार परिषद कहते हैं। और इसकी वर्ष में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है, और जब आवश्यकता होती है तो आवश्यकता पड़ने पर ये एक से अधिक बैठकें भी बुला सकते हैं। और बैठक का जो भी खर्चा होता है
सारा खर्चा जो होता है वो विश्व बैंक के द्वारा ही उठाया जाता है। ठीक है, खर्चा कौन सा हो सकता है कि जो भी बैठक में भाग लेने के लिए जो सदस्य आते हैं उनकी यात्रा का खर्चा हो सकता है, या किसी और प्रकार का जो भी भत्ता होता है वो सब बैंक के द्वारा वहन किया जाता है। उसके बाद में ऋण समितियां होती हैं। ठीक है, ऋण समितियों क्या काम है कि जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं, अगर उनको ऋण की आवश्यकता होती है, अगर वो ऋण की मांग करते हैं, तो विश्व बैंक के द्वारा इन समितियों का नियुक्त किया जाता है ऋण समितियां। और ऋण समितियां जो होती हैं वो इसके सदस्य राष्ट्र के द्वारा जो ऋणों की मांग की गई है, उन ऋणों की जो मांग है वो क्यों की गई, ठीक है, उसकी जो उपयोगिता की जांच की जाती है। और जो समिति का गठन किया जाता है, उस समिति में विश्व बैंक के कम से कम 1 या 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, विश्व बैंक के 1 या 2 सदस्य होते हैं इस समिति में, और जिस भी काम के लिए ऋण की मांग की गई है उसको जाके एक तरह से देखते हैं कि, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर विश्व बैंक जो है वो ऋण संबंधी अपना जो डिसीजन है, ठीक है, ऋण कितना देना है, वो इस समिति की जो भी रिपोर्ट होती है उसी के आधार पर ही निश्चित करता है। इसके अलावा विश्व बैंक जो है इसमें कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को निर्मित करने के लिए भी अन्य समितियां भी होती हैं। इनमें जैसे विकास समिति है, डेवलपमेंट कमेटी है, संयुक्त शिक्षण समिति है, जॉइंट ऑडिट कमेटी है, लागत और बजट समिति है, कार्मिक नीति समिति, पर्सनल पॉलिसी इशू, या इसके अलावा और भी होती है जैसे मंडल कार्यकारी की तदर्थ समिति होती हैं। उसके अलावा संचालक जो हैं उनकी प्रशासकीय मामलों की भी समिति होती है। ठीक है, कमेटी ऑन डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो इस तरह विभिन्न प्रकार की ये समितियां होती हैं। अब हम देखेंगे विश्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। अब विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो विश्व बैंक का मुख्य रूप से क्या कार्य है, ऋण देना, गिविंग ऑफ लोन्स। मतलब जो विश्व बैंक है वो क्या करता है, केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में, विभिन्न देशों में जो भी सुधार कार्यक्रम है या बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं विकासशील देशों में, उनको ऋण देने का ये कार्य करता है। तो मुख्य कार्य जो है विश्व बैंक का स्थापना का वो क्या है, इनके जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको ऋण देने का जो काम है वो किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ऋण देने का उद्देश्य क्या है, ताकि वो राष्ट्र अपना जो विकास उसकी गति को तेजी से आगे बढ़ा सकें, जो गरीबी की स्थिति है उस गरीबी को वो दूर कर सके, ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सके। तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ये विभिन्न कार्यों के लिए जैसे ऋण देने का कार्य करता है। जैसे शिक्षा के लिए हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, या फिर आधारभूत संरचना का अगर विकास करना है तो उसके लिए हो सकता है, या फिर निजी क्षेत्र को अगर अपना विकास करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, कृषि कार्यों के लिए, पर्यावरण के लिए हो सकती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, निवेश करने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए ऋण देने का जो कार्य है वो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए विश्व बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो ऋण या तो उस देश की सरकार को दिया जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, संबंधित देश की सरकार को दिया जाता है, या जहां पर भी ऋण देगी उस देश की जो सरकार है उसकी गारंटी होना आवश्यक है, तभी विश्व बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है। और ऋण देने की जो विधि है वो किस प्रकार की है, अगर किसी सदस्य देश ने अगर ऋण की मांग की है तो जो विश्व बैंक है उसके विशेषज्ञों का दल भेजता है, और फिर उस देश की जो भुगतान क्षमता है उसकी जांच करता है कि जो भी ऋण मांग रहा है देश, ठीक है, वो वापस भुगतान करने की क्षमता कितनी है उसकी। जो बैंक के विशेषज्ञ होते हैं उस सदस्य देश में जाते हैं और जिस भी प्रोजेक्ट के लिए ऋण की मांग की गई उसकी जांच करते हैं। फिर ऋणों की शर्तों को तय किया जाता है, मतलब कि जो ऋण दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, उसकी अवधि क्या होगी, कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, उसकी ब्याज दर कितनी होगी, इन सभी शर्तों को तय किया जाता है। और जो विश्व बैंक है इनके द्वारा अगर ऋण दिया जाता है तो समय समय पर विश्व बैंक जो है उस देश में जिसको भी ऋण दिया गया है वहां पर वो ध्यान रखता है कि उस ऋण का जो प्रयोग है वो उसी प्रोजेक्ट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, और संबंधित देश को वो आवश्यक निर्देश देता है। अब ऋण सीमा की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी देश किसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी राशि मांग करता है
तो जो ऋण दिया जाएगा उस कुल व्यय का, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी खर्चा होगा उस कुल व्यय का 50% से ज़्यादा राशि ऋण के रूप में उधार नहीं देता है। और ब्याज की जो दर होती है वो भी एक तरह से मिनिमम ही होती है, ठीक है। विकासशील देशों का विकास करने के लिए जो ऋण दिया जा रहा है तो ऋणों की जो ब्याज दर होती है एक तरह से कम होती है। तो इस तरीके से वो मुख्य कार्य जो करता है विश्व बैंक, वो कौन सा करता है, ऋण देना। दूसरा जो कार्य वो है गारंटी देना। तो विश्व बैंक के जो है, जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, तो अगर उनको वित्त की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, तो विश्व बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, या इसके विश्व बैंक के माध्यम से अन्य जो भी वित्तीय संस्था है उनसे भी ये ऋण की व्यवस्था करता है। लेकिन अगर अन्य संस्थाओं से विश्व बैंक के द्वारा सदस्य राष्ट्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाती है तो उसकी गारंटी पर वो कमीशन लेता है। और कमीशन जो होता है वो कुल जो भी ऋण दिया गया है उसका 1 से 1.5% तक हो सकता है। और बाद में आईएफसी और आईडीए की स्थापना हुई थी 1956 और 1960 में। तो इनकी स्थापना होने के बाद में गारंटी देने का जो काम है वो बिल्कुल कम हो गया है विश्व बैंक के द्वारा। या 1986 के बाद अगर हम देखते हैं तो विश्व बैंक ने किसी प्रकार के ऋण पर कोई गारंटी नहीं ली है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे देश हैं आपस में बहुत सारा व्यापार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पहले से ही बढ़ गई, इसलिए बड़े बड़े देश जो हैं वो छोटे छोटे विकासशील देशों को बिना गारंटी के भी ऋण देने लग गए हैं। इसलिए ये जो व्यवस्था वो एक तरह से हम कह सकते हैं अब समाप्त हो गई या नहीं हो गई, नहीं के बराबर हो गई है। नेक्स्ट है प्राविधिक या तकनीकी सहायता। जो विश्व बैंक है वो अपने सदस्य राष्ट्रों को तकनीकी सहायता, जो अविकसित राष्ट्र हैं उनका वो सर्वेक्षण करता है और समय समय पर तकनीकी सहायता, वैज्ञानिक सहायता या अन्य कार्यों के लिए जो भी सहायता होती है वो अपने विशेषज्ञ दल भेजकर देता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण की व्यवस्था। कि जो विश्व बैंक है वो अपने जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या कनिष्ठ कर्मचारी हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1949 में 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्होंने चलाया है। और जो कनिष्ठ जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए 1950 में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। इसके अलावा जैसे आर्थिक विकास संस्थान जो हैं उसकी स्थापना 1955 में की गई है। तो ये सभी क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने का जो काम है वो भी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत का हम उदाहरण लें तो स्वतंत्रता के बाद में भारत की जो नदियाँ थी, पंजाब की जो नदियाँ थी उसका पाकिस्तान के साथ में जल बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। तो उसमें मध्यस्थ की जो भूमिका है वो विश्व बैंक के द्वारा ली गई थी और उनके हस्तक्षेप से ही 1960 में जो नहरी विवाद था वो समाप्त हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं स्वेज नहर विवाद था मिस्र और इंग्लैंड के बीच में, तो इसमें भी मध्यस्थता का जो काम किया था वो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। फिर हमारा है विश्व बैंक और भारत का। विश्व बैंक से भारत को क्या क्या लाभ हुए हैं। तो विश्व बैंक जो है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना, गरीबी का जो स्तर उसको हटा के लोगों का जो जीवन स्तर उसको एक तरह से ऊंचा उठाना। तो इसी के स्वरूप देखते हैं कि भारत जो है उसको भी विश्व बैंक से बहुत सारी सहायता मिली है। जैसे कि एशियाई राष्ट्रों की अगर हम बात करते हैं, जो भी एशिया के देश हैं उनमें जो विश्व बैंक के द्वारा ऋण दिया गया है तो सबसे पहला जो ऋण है वो किसको मिला था 1949 में, भारत को। एशियाई राष्ट्रों में सबसे पहला ऋण विश्व बैंक के द्वारा भारत को दिया गया था 1949 में, जो भारतीय रेलवे है उसमें सुधार करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के लिए भी ऋण दिया गया है। जैसे भारत में बहुत सारे जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों का विकास करने के लिए, या जो सड़कें हो सकती हैं या विभिन्न प्रकार की जो नहरें हैं। जैसे हम कहें कि जो राजस्थान का चंबल घाटी का क्षेत्र है उसमें नहरों के विकास के लिए, या जो दामोदर घाटी निगम है उसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए, या जो एयर इंडिया है उसका विकास करने के लिए, विभिन्न बंदरगाह जैसे कि हल्दिया बंदरगाह है भारत में, कलकत्ता का बंदरगाह है।
तो इनके विकास करने के लिए भी विश्व बैंक के द्वारा भारत को ऋण दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो विभिन्न कृषि कार्य हैं उनमें सुधार करने के लिए, निजी क्षेत्र जो है उसका विकास करने के लिए ऋण दिया गया है। 1960 और 70 का जो दशक है उसमें विश्व बैंक के द्वारा जो कुल ऋण दिए गए हैं उसका 3/4 हिस्सा जो आईडीए हैं उसके माध्यम से कुल ऋण का 3/4 हिस्सा किसको मिला? केवल भारत को मिला है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के विकास में विश्व बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी साथ साथ भारत को सहायता देने के उद्देश्य से विश्व बैंक के द्वारा भारत सहायता क्लब का गठन किया गया था 1958 में। जब भारत में दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो भारत को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी, जिसमें विश्व बैंक के साथ में अन्य दूसरे भी राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, ये सारे राष्ट्र जो हैं उनका एक क्लब बनाया गया था, ठीक है, जो भारत को सहायता देने का कार्य करता था। इसके बाद में ये जो सहायता क्लब था जिसकी स्थापना की गई थी 1958 में, इसका जो नाम है वो 1994 में भारतीय सहायता क्लब का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? भारत विकास मंच। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान के साथ जो नहरी विवाद था उसमें मध्यस्थता की भूमिका अदा की गई थी विश्व बैंक के द्वारा, जो भी हमने देखा था। फिर इसके अलावा बहुत प्रकार के जो ऋण है सामान्य श्रेणी के, अगर विश्व बैंक के सामने भारत के द्वारा अगर ऋणों के लिए प्रार्थना की जाती हैं तो मतलब जो भी ऋणों की मांग की गई है सामान्यतः ऋण स्वीकृत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सामान्य ऋणों की जो भारत को आवश्यकता होती है वो विश्व बैंक के द्वारा आसानी से भारत को उपलब्ध कराई जाती हैं। 1991 में जब भारत ने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया था तो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाने से भारत के ऋणों में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। मतलब मुख्य रूप से जो विश्व बैंक के द्वारा सबसे ज़्यादा जो ऋण दिए जाते हैं वो एक तरह से भारत को दिए जाते हैं। और 1991 के बाद में जब भारत ने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया था तो उसके फलस्वरूप भी ऋणों की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। 2015 से 18 की अगर हम बात करते हैं तो 2015 से 18 की अवधि में विश्व बैंक के द्वारा भारत को $10.2 बिलियन की सहायता की गई थी। और 2019 से 22 की जो अवधि है उसमें भी भारत के जो विभिन्न प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की जो योजनाएं हैं उनको मंजूरी दी गई एक तरह से। तो ये भारत को विश्व बैंक से लाभ हुआ है। अब देखिए पिछले वीडियो में हमने जैसे आईएमएफ पढ़ा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आज के इस वीडियो में हमने वर्ल्ड बैंक पढ़ा। तो दोनों ही क्या करते हैं? विकास करने के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर इन दोनों में हम अंतर देखें तो जो विश्व बैंक है वो क्या करता है? विकासशील देशों को जो सुधार कार्यक्रम जो कृषि विकास हो सकता है, बंदरगाहों का विकास हो सकता है, गरीबी दूर करने के लिए हो सकता है, निजी क्षेत्र को ऋण है, तो ये सारे कार्यों के लिए ऋण देने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, वो क्या करता है? भारत को जो सुधार कार्यक्रम है या अन्य जो प्रोजेक्ट हैं उन पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। और विश्व बैंक के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं वो मुख्य रूप से किसको दिए जाते हैं? केवल विकासशील जो देश हैं उन्हीं को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। विकासशील देशों में कृषि विकास करने के लिए, विद्युत का विकास करने के लिए, आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, बंदरगाहों का निर्माण करने के लिए, मतलब सतत विकास के लिए जो ऋण प्रदान किए जाते हैं विश्व बैंक के द्वारा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो केवल नीतिगत सुधार कार्यक्रम है, जैसे कि भुगतान संतुलन में अगर असंतुलन आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए, अगर विनिमय दर में अस्थिरता आ जाती है तो उस विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए, या कोई आर्थिक संकट आ जाता है तो उस समय सहायता देने का जो कार्य है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। तो आपको दोनों में अंतर आ गया समझ में। और साथ ही साथ जो आईएमएफ है वो सभी, चाहे वो गरीब देश है चाहे वो धनी देश है, दोनों को ऋण देने का कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ वो अमीर राष्ट्र जो हैं, धनी राष्ट्र, या फिर कोई निर्धन राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र, उनको भी ये पैसा उधार दे देता है। लेकिन विश्व बैंक जो है वो केवल विकासशील देशों को ही आर्थिक सहायता देने का कार्य करता है। तो ये इन दोनों में मुख्य अंतर है। तो बस आज की वीडियो में वर्ल्ड बैंक के बारे में हम इतनी ही जानकारी पढ़ेंगे।